वक्त हो चुका है और मैं जा रही हूँ फुकेट की बस पकड़ने के लिए। आज मेरे साथ जो है वो लेडी टैक्सी ड्राइवर है और उसी के साथ साथ मुझे सबसे क्यूट लगे हैं ये कवर सीन वाली। तो ये बस स्टॉप है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। टिकट मैंने कल ही ले ली थी जो मुझे पड़ी थी लगभग 850 थाई बात की और यहाँ से सीधा फुकेट ले जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर मुझे उन्होंने दिया था 38 से 43 के बीच में। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में देखूँगी और बसेस भी दिखाती हूँ कि कैसी बस है। तो मेरे बैक साइड में वो बस है जिससे मैं ट्रैवल करने वाली हूँ बैंकॉक से फुकेट और जिसका टिकट मुझे मिला डायरेक्ट बस स्टॉप से। मैं आपको बस का टूर कराती हूँ। डबल स्टोरी वाली मतलब बस है, ऊपर और नीचे दोनों साइड सीट बनी हुई है। आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ कि बस कैसी है। इन बसेस में आपको वॉशरूम भी मिलेगा। बस के अंदर मैं आ चुकी हूँ और आपको भी बस बिल्कुल स्टार्ट टू एंड में पूरी तरह से अच्छे से दिखाऊंगी कि बस कैसी है। यहाँ की बस हमारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं जहाँ बैठी हूँ वो सीट आपको दिखाती हूँ। विंडो सीट है और मेरे सामने ये स्पेस बना हुआ है। लेग स्पेस इतना ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो सीट्स है ये नॉर्मल सीट्स है। ये इसी बस में वीआईपी सीट्स भी हैं और कुछ बसेस वीआईपी बसेस भी होती है। तो बस चल चुकी है, बस रुकी है। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप आया है पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंप पे लोग कुछ उतरे हुए हैं। वॉशरूम भी जा रहे हैं, खाने भी जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये बस यहाँ क्यों रुकी है। मुझे लगता है मुझे नीचे जाके एक बार कंफर्म करना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है बस में ही फूड भी इंक्लूड होता है। तो अभी बस रुक गई है और फाइनली वो पॉइंट पे रुकी है जहाँ पे कूपन भी मिला है। इस कूपन के थ्रू फूड लिया जा सकता है, यानी कि खाना लिया जा सकता है, यानी खाना इस बस में इंक्लूड है। आप यहाँ से कुछ पैक्ड आइटम्स बाय कर सकते हैं जहाँ बस रुकती है। तो मेरे पीछे ये जो आपको बस दिखाई दे रही है पिंक कलर की और पूरी तरह से ओपन, जैसे किसी जू में हम घूमने जाने वाले हो, कुछ इसी तरह की बस ये दिख रही है। लेकिन ये बस मुझे ले जाने वाली है यहाँ से जो मेन टाउन है फुकेट का वहाँ पे, और वहाँ से मुझे बस चेंज करनी होगी दोबारा और पहुँचना होगा अपने होटल। तो बस से उतरने के बाद मैं इतनी टायर्ड थी कि सीधा होटल में जाके सो गई। अभी मैं बिल्कुल फ्रेश होके आ गई हूँ अपना लंच करने के लिए। लंच बोलो या डिनर बोलो, ये बिल्कुल मिडिल का टाइम हो गया है। टाइम हो गया है यहाँ का 5:30 बजे। थाली मैंने ऑर्डर की है जो है 200 थाई बात की, बहुत ही नॉर्मल सी थाली। आप देखेंगे तो आप हो सकता है सोचे बहुत एक्सपेंसिव। अभी मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ बीच को। सनसेट का टाइम लगभग हो ही चुका है। तो बीच से पहले ही एक डिस्ट्रैक्शन आ गया। एक तो अभी यहाँ पे चल रहा है फेस्टिवल जिसकी वजह से सब लोग पानी से, जैसे हमारे यहाँ होली होता है उसी तरह का ये फेस्टिवल है और सब लोग पानी से खेल रहे हैं। अभी मैं यहाँ पहुँची हूँ मार्केट में जो कि एक अब बोल सकते हैं नाइट मार्केट है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे लाइट्स जल जाएगी और ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा था तो मैं पहले इसकी तरफ खींची चली आई। यहाँ पे आपको जब भी मन करे कुछ अच्छा खाने का या कुछ ऐसा लेने का जो बहुत ही मतलब हमारी क्रेविंग्स को मिटा सके और सस्ते दाम पे, कि 7-Eleven नाम की दुकान पे 7-Eleven आपको हर ये बोल सकते हैं आप 400 से 500 मीटर पे मिल जाएगा और वहाँ पे आपको दूध दही और जो भी आपको बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं सब मिल जाएगी। बीच को एंजॉय करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ के लोकल फूड मार्केट में। तो अभी मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ मैंगो शेक और ओरियो शेक, जिसकी प्राइस जो है वो है 50 और 60 बात। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में भी हमको 200 तक का ओरियो शेक मिलता है बहुत से अच्छे प्लेसेस पे। हालांकि ये लोकल फूड मार्केट है और यहाँ पे मुझे ये रेट्स मिल रही है और काफ़ी जेन्युइन है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे जैसा टेस्ट है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सा दूध यूज़ होता है। विच मिल्क यू आर यूजिंग? विच मिल्क? काऊ मिल्क और विच मिल्क यू आर यूजिंग? तो मैं निकल रही हूँ होटल से सुबह के लगभग 8:15 बजे और आज की ट्रिप होने वाली है बहुत ही एक्साइटिंग क्योंकि मैं जाने वाली हूँ
फीफी आइलैंड। अब व्हीकल कैसा है, कैसे मैं पहुंचूंगी और वहां जाके क्या करवाऊंगी और इसके चार्जेस क्या है वो जानेंगे जल्दी से आगे। तो जिस वैन से मैंने ट्रैवल किया वो कुछ इस तरह से दिखती है। होटल से मेरा पिकअप हुआ और मुझे ड्रॉप कर दिया गया इस पॉइंट पे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ से जाने वाले हैं थ्रू स्पीड बोट या फिर जिस भी तरह की बोट होती है। आई एम नॉट श्योर, वो हम आगे देखेंगे, उसके लिए आपको वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा। और बोट में बैठ के फिर हम जाने वाले हैं इस आइलैंड के विजिट पे। इसकी कॉस्ट कितनी है वो भी हम जानेंगे। ये पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी होती है ये इसी पैकेज में इंक्लूड होती है। जिस पॉइंट से आपको मिलती है स्पीड बोट उस पर मैं आ गई हूँ। आप जैसे ही पहुँचते आपको हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट मिलता है और वो करके पूरी तरह से आपको गाइड किया जाता है कि आप किस तरह से ट्रिप करने वाले हैं। एंड देन यू कम टू द पॉइंट जहाँ से आपको स्पीड बोट मिल जाती है। तो बोट चल चुकी है और जो नंबर ऑफ पैक्स है वो मुझे बहुत सारे लग रहे हैं। स्पीड बोट ही है लेकिन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। बोट पूरी तरह से फुल हो चुकी है, धूप बहुत तेज है। तो अब वो फर्स्ट पॉइंट आ चुका है जहाँ पे सब लोग जाने वाले हैं समुद्र के अंदर। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल आपको मिलेगी लाइफ जैकेट जिससे आप डूबेंगे नहीं। पानी की क्लैरिटी की बात करें तो कुछ खास साफ़ सुथरा पानी नहीं है, थोड़ा सा गंदा ही दिख रहा है। और यहाँ पे ढेरों बोट खड़ी है, मतलब कि ये टूर जो है वो काफ़ी कॉमन है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बाकी पानी के अंदर जाके थोड़ी सी मस्ती करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस फर्स्ट पॉइंट को। पानी के अंदर मैं आ चुकी हूँ, हालांकि लाइफ जैकेट के साथ है और पानी की डेप्थ है अच्छी खासी। पैर जो है वो ज़मीन को टच नहीं कर रहे हैं। आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल सकती है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे बोट मतलब ट्यूब लेके घूमते हुए, कुछ लोग आपको दिखेंगे कयाकिंग जैसी बोट लेके घूमते हुए, और कुछ मेरी तरह सिर्फ लाइफ जैकेट के भरोसे पानी के अंदर एंजॉय करते हुए। ओवरऑल जस्ट हैव फन। सो इस फीफी आइलैंड की ट्रिप पे जो सेकंड पॉइंट आया है वो है माया बे। अब ये कौन सा बे है अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्विमिंग करना अलाउ नहीं होता है। मे बी डेप्थ बहुत ज़्यादा है या जो भी रीज़न है, लेकिन आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं। तो अभी अंदर की तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा वो तो एग्जैक्ट चलने के बाद ही पता चलेगा। सो ये जो सेकंड पॉइंट है जिसका नाम माया बे है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है क्योंकि दोनों साइड चट्टानें हैं, बीच में बीच और वो भी वाइट सैंड बीच। बिल्कुल बीच के करीब मैं जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है, तो मैं पहले सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है, सब कुछ निकल चुका है। सनस्क्रीन अप्लाई करके बीच के पास चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ के बीच का व्यू। तो जैसे ही आप आ जाएंगे बीच के बिल्कुल करीब, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बस धूप को अगर माइंड से निकाल दिया जाए तो एंजॉय करने के लिए बहुत ही प्यारी प्लेस है। हालांकि नहा नहीं सकते लेकिन ढेरों फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हो, ढेरों रील्स बनवा सकते हो। लंच में आपके पास में खाने को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए आप एक्सपेक्ट करके ना आए। हो सके तो अपने साथ कुछ बिस्किट्स वेफर्स कैरी करें, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे खाना उनके लायक तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ राइस है जो खाने लायक है, वेजीज है, बट ओवरऑल अगर टेस्ट वाइज बात करें तो टेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मसाले यूज़ नहीं होते हैं। ज़्यादा खूबसूरत है, सफ़ेद कलर की जो है यहाँ पे मिट्टी है, मतलब सनबैंक टाइप का लग रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। 1 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया गया है, 1 आवर आप आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। आपके बाल यहाँ पे सूखेंगे भी नहीं कि आप दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। मैं आ गई हूँ आज के दिन के लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है खाई आइलैंड, और यहाँ का पानी और सबके पानी से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे वैसे वैसे खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। बाकी इस पूरी ट्रिप का प्राइस क्या लगा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल
फट से एंजॉय करने के लिए चलते हैं पानी के अंदर। मैं हूँ पीपी आइलैंड पे और यहाँ पे आके आप कर सकते हैं ढेर सारी मस्ती और आप यहाँ जो मन करे वो पहन सकते हैं। तो आज के दिन की ये ट्रिप लगभग एंड होने को है। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद शाम को आप इस बीच पर आने के बाद में चिल कर सकते हैं बिल्कुल समुद्र के अंदर जाके। बात करते हैं चार्जेस की। ऑलमोस्ट 1800 थाई बात है जो कि आप नेगोशिएट करवा सकते हैं। आप चाहें तो प्राइसेस जब आप आ रहे हैं और पीक सीजन का टाइम नहीं है तो आपको कम प्राइस में भी ये सारे ऑफर मिल सकते हैं। बंगला मार्केट में और इसे जाना जाता है फुकेत की नाइट लाइफ का अड्डा। आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, कपल्स के लिए क्या है, सोलो ट्रैवलर्स के लिए क्या है और ओवरऑल कितना फन यहाँ पर है। फुकेत की नाइट लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ी लेन है बंगला मार्केट की जहाँ पे क्लब्स है, पार्टीज है, अडल्ट लाइफ है और जो भी आपको चाहिए नाइट लाइफ के नाम पे वो सब कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। मेरे बैक साइड में हो रहा है डांस, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। A to Z चीज़ें अगर आपको नाइट लाइफ में इंजॉय करनी है और या फिर सिर्फ हैपनिंग से प्लेस को घूमना है तो आप यहाँ ज़रूर आए। आज मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डे ट्रिप पे जो कि होने वाली है जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। ये भी एक डे ट्रिप होती है। अब इसमें क्या होता है, प्राइसेस क्या होती है, कौन कौन से डेस्टिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं, सारी डिटेल्स धीरे धीरे जानेंगे। तो लगभग पौना घंटे की जर्नी इस वैन में करने के बाद अब मैं पहुंची हूँ एक पॉइंट पे और यहाँ से होगी फाइनली सफ़र की शुरुआत। एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है एक वाटरप्रूफ बैग, क्योंकि कल जिस ट्रिप पे मैं गई थी तो पानी बहुत उछल रहा था। मुझे लगता है आपको यहाँ पे वाटरप्रूफ चीज़ें लानी चाहिए। आपको मैं बता दूंगी इस ट्रिप के दौरान ही कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मस्ट है कैरी करना। उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, बाकी इंजॉय करेंगे हम आज इस ब्यूटीफुल से आइलैंड को। तो जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको अपना वाउचर नंबर एंटर करना होता है और साथ ही साथ करना होता है रजिस्ट्रेशन। मुझे ये नंबर मिल चुका है जो कि है 2 और ये शायद बोट नंबर है और इसी के थ्रू सफ़र की शुरुआत होने वाली है। अब मैं पहुंच चुकी हूँ आओ पाओ पियर नाम के पॉइंट पे, जहाँ से मैं लेने वाली हूँ बोट और यहाँ से सफ़र की असली शुरुआत होगी। मैं जा रही हूँ जेम्स बॉन्ड आइलैंड जो कि मूवी के शूट के बाद रखा गया। असली नाम क्या है, लोकल लोग क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये इस तरह की बस है जिसमें आप बैठ के जाने वाले हैं। चल चुकी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थिंग्स टू कैरी जब आप इस तरह के आइलैंड ट्रिप्स पे जाते हैं। सबसे पहला योर कैप, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है इसलिए आपके लिए कैप कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाल आप खुले करके आए हैं तो आपको यहाँ इतनी गर्मी लगेगी कि बाल बांधने की ज़रूरत पड़ेगी। कल भी मैंने सोचा था, फिर भी मैं आज भूल गई अपने साथ में कुछ क्लचर्स, क्लिप्स, रबर बैंड्स रखना, वो भी आप ज़रूर रख लें। बाकी आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन सी चीज़ें आपको कैरी करनी होगी। अभी ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ और इस बोट के बारे में सारी खासियत और इस आइटनरी में क्या क्या इंक्लूड है वो भी आगे जानेंगे। बस आप वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। Only small or long table, but it is comfortable. It's nice, isn't it? Yes, look like a. अब वो पहला पॉइंट आ चुका है जहाँ पे उतरने का टाइम हो चुका है। पूरा पीछे की साइड में केव्स बने हुए हैं, बीच बीच में गुफाएं बनी हुई है। तो ये जो आइलैंड का ट्रिप है, ये वो आइलैंड जो फीफी आइलैंड का ट्रिप मैंने कल किया था
उससे बहुत डिफरेंट है। तो इसमें अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लैंड सामने सर्व होने लगा है और इस बोट राइड का भी बहुत अलग एडवेंचर है। बाकी पॉइंट्स क्या क्या कवर होंगे और प्राइस क्या है वो भी हम जान ही लेंगे। फ़िलहाल एंजॉय करते हैं इन ब्यूटीफुल से नज़ारों को। ये पहला पॉइंट आने वाला है जहाँ पे इस तरह से ये कुछ दिख रहा है, इतने शानदार आलीशान से पहाड़ दिख रहे हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ उस आइलैंड पे जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। हालांकि ये मूवी के बाद पड़ा है, इससे पहले जो इसका नाम था वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इस बड़ी सी बोट से मैं जाने वाली हूँ एक दूसरे बोट में और वहाँ से पहुँचूंगी इस आइलैंड पे। और आइलैंड पे करने को क्या क्या है, वहाँ क्या मिलता है, कितने लोग हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं। और वो थी पार्टी बोट जिससे शिफ्ट होकर अब मैं आ चुकी हूँ इस वाली बोट में और अब जाना है उस तरह। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ इस आइलैंड पे फाइनली। और आइलैंड पे आते ही आपको सबसे पहले बता दिया जाता है कि आपको कितना टाइम मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे जो टाइम मिला है वो 2:30 तक का मिला है और 2 ऑलरेडी बज चुकी है। वैसे ये है एक नेशनल पार्क, तो यहाँ के लिए आपको एंट्री फ़ी भी पे करनी होती है, लेकिन क्योंकि मैंने बुक करवाया है कंप्लीट पैकेज तो उसमें ये इंक्लूडेड है। यहाँ पे ढेरों शॉप्स भी आपको दिखाई देगी। अब उन पर क्या चीज़ें मिल रही है और कितने प्राइस में मिल रही है वो जानते हैं। अब मैं उस पॉइंट पे आ चुकी हूँ जहाँ से दोनों पहाड़ बिल्कुल पास से करीब से दिखाई दे रहे हैं और बीच एरिया आप बोल सकते हैं कि आ चुका है। हालांकि यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल भी जो ब्लूइश कलर आप एक्सपेक्ट अगर करके आ रहे हो तो वैसा नहीं है, मटमैला सा है, हल्का सा ग्रीनिश कलर है और जो सैंड है वो भी ब्राउन है। मतलब कि अगर बीच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बीच तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स आएंगे, जो व्यूज़ आएंगे वो बहुत प्यारे आएंगे। तो अगर बात की जाए सैंड एरिया की तो वो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राउन कलर है। पानी की बात की जाए तो हल्का सा ग्रीनिश शेड है। वहाँ दूर आपको नहाते हुए शायद मैं दिखा देती हूँ लोग दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप नहा सकते हैं और दूर दिखाई दे रहे हैं पहाड़ जहाँ से आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत प्यारे आएंगे। तो जब आइलैंड पे मैं थी तो मुझे दिखाई दी सीढ़ियाँ जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं कि भाई सीढ़ियों पे चढ़ के और आगे की साइड हो सकता है कुछ अच्छा ही मिले। तो वो सोच के मैं आगे की तरफ बढ़ती गई और अब मुझे जो मिला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आप ही डिसाइड कर पाएँ कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। ये सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के मैं आई हूँ। अभी यहाँ पे नीचे है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हार्डली 5 मिनट की वॉक करके आप पहुँच जाएंगे। इस साइड रॉक्स बने हुए हैं और ये पूरा ब्राउन कलर की मिट्टी है। कुछ बोट्स यहाँ से भी पिकअप कर रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ से जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। पानी में पास से दिखा देती हूँ जिससे आप जज कर पाएँ कि यहाँ का पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है। मुझे लगता है ये कंकड़ पत्थर जो है ये थोड़ा दूर तक है, तो ये बहुत ज़्यादा नहाने लायक बीच नहीं है और शायद इसी वजह से यहाँ पे लोग भी कम हैं जो नहा रहे हैं। पॉइंट आ चुका है जहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे आइलैंड ट्रिप का होने वाला है। हालांकि अभी भी ये ट्रिप एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे बैठ के जाने वाली हूँ इस कैनोकी में और
आगे क्या होने वाला है उसके लिए आप आगे देखते जाइए ताकि आपको आगे पता चले। फटाफट से बैठ जाते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, मतलब इस ट्रिप के इस पार्ट के लिए। जल्दी से बैठते हैं और फिर आगे की ट्रिप करते हैं। तो इस बोट के सफ़र का सबसे शानदार जो है नज़ारा वो आ चुका, बिल्कुल ख़तरनाक नेचुरल जो होती है ना केव्स टाइप की, उससे जा रहे हो। ऐसे ख़तरनाक मतलब एक्सपीरियंस को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पूरा अंधेरा है, जस्ट प्रिटी, जस्ट अमेजिंग या। तो ये ट्रिप बहुत ही मज़ेदार हो रही है क्योंकि इसमें मैं बैठी हूँ इस छोटी सी पतली सी नाव बोलूँ या इसे बोला तो वैसे किनॉपे जाता है, और ये टूर इसी में इंक्लूड होता है, मतलब इसी प्राइस में इंक्लूड होता है। मज़ेदार सा समुंदर है, गहरा सा, और इसमें आप बैठ के मस्त जाते हैं। हालांकि मैंने जैकेट वैकेट नहीं पहनी है और किसी ने भी नहीं पहनी है। अब आ चुके हैं ये शानदार नुकीले नुकीले से पहाड़ जिसके नीचे से ये बोट जाएगी, तो काफ़ी अच्छा सा व्यू कह सकते हैं आपकी इस राइड में आता है। हाय। फुल ऑन मस्ती, क्या मस्ती है और यहाँ क्या क्या होता है, पॉइंट का नाम क्या है वो भी मैं बताती हूँ। बस एक हिंट अभी के लिए दे देती हूँ कि यहाँ पे स्विमिंग करना अलाउ है, और जहाँ स्विमिंग करना अलाउ हो वहाँ मस्ती होना तो बनता ही है। तो जल्दी से जाते हैं और पहुँचते हैं बीच पे। बीच तक पहुँचने का रास्ता भी कैसा है वो भी दिखाती हूँ। आफ्टर ऑल जिस बोट में मैं हूँ ये बहुत बड़ी बोट है, तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं और बीच पे मस्ती करते हैं। फुकेट घूमने का जो सबसे सस्ता साधन है वो है यहाँ पे आप हायर कर ले स्कूटी। 300 थाई बात, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 600 से 700 रुपये के करीबन आपको ये पड़ती है। इससे कम भी रेट हो सकती है अगर आपको नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा के लिए चाहिए, तो अगर आप सारे ही दिन इसी से कवर करना चाहते हैं। हालांकि आइलैंड ट्रिप्स इससे नहीं हो सकती है, बट लोकल घूमने के लिए आपको स्कूटी की ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है वो लगता है आपका पासपोर्ट, और वो भी ओरिजिनल, कॉपी नहीं रखते वो लोग, आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट मैंने जिस जगह से लिया था अपने होटल के ही बिल्कुल बाहर से, वहाँ पे तो नहीं लगा, बट हो सकता है आपको पे करना पड़े। पेट्रोल है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। अगर आप 100 थाई बात का भरवाते हैं तो ऑलमोस्ट 2 लीटर तक का पेट्रोल आपके स्कूटी में आ जाता है। दूरी बहुत ज़्यादा है तो अच्छा आपके लिए यही रहेगा। बाकी लोकल बसेस भी चलती है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं हूँ फुकेट के टर्मिनल नंबर 2 बस स्टॉप पे, और यहाँ से मुझे लेनी है कराबी की बस। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जब मैं रुकी हूँ पटोंग बीच पे जहाँ नॉर्मली सारे टूरिस्ट रुकते हैं, वहाँ पे जब मैंने पता किया तो मुझे 1000 थाई बात, 700 से 1000 थाई बात वाले वैन के ऑप्शंस मिले, और वो भी सिर्फ सुबह के। लेकिन मेरा प्लान था कि मुझे आज पूरे दिन भर में कवर करना था पूरा जो लोकल साइट सीन है, और उसके बाद मुझे बस लेनी थी।
लेकिन मुझे वहाँ से किसी ने कोई मतलब प्रॉपर गाइडेंस मुझे नहीं मिली कि बस का क्या है। तो मैं यहाँ सुबह सुबह आ गई जल्दी ताकि मुझे बस की बुकिंग मिल जाए। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारे बसें रात की 8:30 बजे ऑलमोस्ट लास्ट बस चलती है और सुबह 6:30 बजे पहली बस चलती है। और जो पैसे लगते हैं यानी कि जो अमाउंट लगता है वो इतना कम है कि मतलब आपको देख के जो डिफरेंस है वो लगेगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा अंतर है। यहाँ से जो बस का प्राइस है वो लगता है 170 बात, जिसमें आप पूरा करावी बस स्टैंड तक पहुँच जाते हो। तो मतलब आपको आपके लिए बेस्ट है कि आप अपना जो भी साइट सीन है जो कुछ भी है सब कंप्लीट करके आराम से यहाँ पे आ जाओ। बस की कोई आपको टेंशन नहीं होगी, आने के बाद में मोस्टली मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक दिन पहले आपको टाइम मिल जाए तो बुक करवा लें, ये मेरा सजेशन होगा, क्योंकि कई बार बसेस फुल हो जाती है। होटल की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं GoIbigo वगैरह की हेल्प से। आपको 2000 रुपये में बहुत ही आसानी से होटल मिल जाएगा। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो ये रहेगा कि जो होटल की लोकेशन है वो पटोंग बीच के आसपास होनी चाहिए, ना कि ओल्ड टाउन के पास, क्योंकि ओल्ड टाउन में आपको होटल मिल जाएंगे लेकिन वो सिटी से जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस है उनसे बहुत दूर रहेगा। इसलिए पटोंग एरिया में कोई भी होटल बुक कर लीजिए। अगर लग्जरी बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे रमाडा जैसे होटल्स भी हैं, और बजट स्टे लेना चाहते हैं तो 2000 के भी हैं। और अगर आप हॉस्टल्स चूज करना चाहते हैं तो बंक बेड वाले स्टे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टाइम हो गया है दोपहर का और आज मैं निकली हूँ फुकेट के लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जिस बीच पे आ पहुँची हूँ इसका नाम है केरोन बीच, और ये सिटी में ही पड़ता है। मतलब पटोंग से थोड़ा सा आगे की साइड आप आएंगे लगभग 4 किलोमीटर तो आपको ये बीच दिखाई देगा। मोस्टली यहाँ पे आपको फॉरेनर्स दिखाई देंगे, इंडियंस बहुत कम दिखाई देंगे। इंडियंस के बीच में जो सबसे पॉपुलर है वो पटोंग बीच है। अभी मैं आपको बीच का व्यू दिखाती हूँ और बीच पे किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं वो भी दिखाती हूँ। इसके एक साइड में सारे मतलब वो बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ऊपर प्रॉपर छतरी लगी हुई है, सीट्स बनी हुई है, बैठ के आप चिल कर सकते हैं। तो अब मैं आ पहुंची हूँ बिग बुद्धा स्टैचू पे, जो कि बहुत ही बड़ा एक स्टैचू है और यहाँ तक स्कूटी आती है। अभी मैं पार्किंग एरिया में ही खड़ी हूँ, पार्किंग के सच कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ से अब स्कूटी पार्क करके मैं जाने वाली हूँ स्टैचू। आपको दिखाती हूँ ऊपर से व्यू। पूरा रास्ता कैफ़े के बाद में जो मैं आई हूँ यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ पेड़ है, रोड की कंडीशन बहुत ही शानदार और ओवरऑल काफ़ी अच्छा रास्ता है। उस रास्ते को एंजॉय करते हुए अब जाते हैं मेन स्टैचू जहाँ है वहाँ पे, और देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा दिखाई देता है और सिटी का व्यू कैसा आता है। द स्टैचू जाने के लिए आपको पहनने होते हैं प्रॉपर क्लोथ्स। आप बिकनी जैसे कपड़ों में नहीं जा सकते हैं। अगर वैसा आपने कुछ पहना है तो आपको ऐसे कपड़े पहनने होते हैं। तो बुद्धा स्टैचू जाने के लिए आपके जो क्लोथ्स होने चाहिए यानी जो कपड़े होने चाहिए वो पूरे होने चाहिए घुटने से नीचे तक के। अगर आपने बिकनी या इस टाइप का कुछ भी पहना हुआ है तो आपको यहाँ से हायर करने पड़ेंगे क्लोथ्स। शॉल अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है 100 बात। और नीचे जो पहनते हैं एक रैप करने के लिए टाइप होता है जिसे सारंग बोल देते हैं, उसके लिए जिसे सारंग बोलते हैं, और उसके लिए आपको लगभग 150 बात पे करना पड़ेगा। तो बेटर है इस जगह पे अगर आ रहे हैं तो पूरे फुल क्लोथ्स पहन के आए, मतलब फुल इन द सेंस नीज से नीचे तक के क्लोथ्स।